दो बहुओं का गर्भवती मोटा पति। कुंती देवी काफी बूढ़ी हो चुकी थी। अब उसे घर का कोई काम नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन कुंती घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका बेटा मनोज अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, कब से खाना मांग रहा हूँ तुमसे, खाना दोगी या फिर मैं जाऊँ? कब से भूख लग रही है मुझे। अरे रुक जा निकम्मे, घर का काम करूँ या तेरी सेवा पानी करती रहूं? शादी कर ली लेकिन सुना ही नहीं देता। तुझे अगर कोई लड़की पसंद कर रखी है तूने तो वो भी बता दे, तेरी शादी उसी से करवा दूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इस घर में बहू तो आ जाए जो मेरी सेवा करे। सच में करवा दोगी क्या, या फिर ये सब जानने की कोशिश कर रही हो कि मेरी प्रेमिका कौन है? अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू मुझे एक बार बता तो दे। फिर एक काम कर, तू मुझसे डायरेक्ट मिलवा ही दे, मैं उसके घर वालों से बात करके तेरी शादी करवा दूंगी। कुंती की बात से मनोज बहुत खुश हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद मनोज अपनी गर्लफ्रेंड सीमा से अपनी माँ को मिलवाता है। कुंती को सीमा बहुत पसंद आती है और यूं ही कुछ समय बाद दोनों परिवार वाले आपस में मिलते हैं और हंसी खुशी मनोज और सीमा की शादी कुछ ही महीनों बाद करवा देते हैं। शादी के बाद सीमा अपने ससुराल आ जाती है। सीमा अपनी सास की खूब सेवा किया करती। ऐसे ही एक दिन सीमा अपनी सास के लिए सिर में तेल लगा रही थी। तभी उसकी सास उससे बोलती है, अरे बहू, तू तो सच में बड़ी अच्छी है, बहुत सेवा पानी करती है। अब मेरी एक ही ख्वाहिश है, जल्दी से मुझे ना पोता पोती का मुंह दिखा दे। भगवान जाने कितना ही समय बचा है मेरे पास, क्या पता 1 से 2 साल की ही मेहमान हूँ और ये दुनिया छोड़कर चली जाऊँ। उससे पहले मेरे अरमान तो पूरे कर दे। चिंता मत कीजिए माँ जी, भगवान ने चाहा तो आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। और वैसे भी बच्चा होना ना होना ये तो हमारे हाथ में नहीं है, भगवान जब चाहेगा तब आपको दादी बना देगा। तुम आजकल के बच्चे भी ना, अरे भगवान कुछ नहीं करता, इसमें जो करना होता है मियां बीवी को ही करना होता है। इसलिए जल्दी से इस बारे में सोचो। अब मैं तुम्हें हर बात खुलकर तो नहीं बोलूंगी ना। कुंती की बात से सीमा थोड़ी सी शर्मा जाती है। ऐसे ही शाम को जब मनोज घर आता है तो सीमा मनोज से बोलती है, सुनो, मैं क्या कह रही थी, काफी समय से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें बेबी नहीं हो रहा। मेरी बात मानो तो डॉक्टर के पास चलते हैं और चेकअप करवा लेते हैं। अच्छा ठीक है, कल चलते हैं, देखते हैं फिर डॉक्टर क्या कहता है। इस तरह से अगले दिन सीमा और मनोज दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद पता चलता है कि सीमा कभी मां ही नहीं बन सकती। ये बात सुनकर मनोज और सीमा दोनों को बहुत बुरा लगता है। जब ये बात कुंती को पता चलती है तो कुंती मनोज और सीमा से बोलती है, अच्छा तो तू बांझ है, तो तू अब किसी काम की नहीं है। मुझे पता होता कि तू बांझ है तो कभी तुझे अपने घर की बहू बनाकर नहीं लाती। करम ही फूट गए हमारे तो तुझ जैसी लड़की को इस घर में बहू बनाकर लाने की। मनोज, तू सच में चाहता है ना कि तेरी माँ जिंदा रहे, तो तुझे ना दूसरी शादी करनी होगी। अगर तूने दूसरी शादी नहीं की तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी और खुद में मर जाऊंगी। उसके बाद जो तुझे सही लगे वो करना। माँ जी, मैं खुद चाहती हूँ कि मनोज दूसरी शादी कर ले, लेकिन भगवान के लिए आप मुझे इस घर से मत निकालो। और मनोज जी, माँ जिससे आपकी शादी कराएंगी उनसे आप शादी कर लेना, क्या पता इस जरिए इस घर में बच्चे की किलकारी सुनने को मिल जाए। इस तरह से कुंती अपने बेटे मनोज की शादी सुमन नाम की एक लड़की से करवा देती है। सुमन से शादी होने के बाद कुंती देवी को बहुत उम्मीद थी, लेकिन कहते हैं ना, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। देखते देखते शादी को भी कुछ महीने गुजर जाते हैं। सुमन को भी बच्चा नहीं हो रहा था। इस वजह से मनोज सुमन को लेकर भी अस्पताल जाता है, जहां दोनों को चेकअप होता है। और चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि सुमन भी कभी मां नहीं बन सकती। इस सदमे से पूरा घर परेशान था। ऐसे ही एक दिन सुमन और सीमा दोनों मंदिर जाते हैं। मंदिर से आते वक्त उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत खुद सीमा और सुमन के पास आती है और कहती है, अरे मेरी दोनों बच्चियों, तुम परेशान नजर आ रही हो। तुम्हारी परेशानी का समाधान है मेरे पास और भगवान ने मुझे एक फरिश्ता बनाकर भेजा है। क्या बोल रहे हैं आप माँ जी? मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अभी कौन सी परेशानी से गुजर रही हो और मेरे पास इसका ये समाधान है कि ये जो प्रसाद मैं तुम्हें दे रही हूँ एक चमत्कारी प्रसाद है। इसे रात के 12 बजे उठकर तुम खा लेना
और इसके कुछ महीने बाद तुम दोनों एक साथ माँ बनोगी। ये चमत्कारी प्रसाद अपना चमत्कार जरूर दिखाएगा। सच में अगर ऐसा हो सकता है तो हमें इस प्रसाद की बहुत जरूरत है। हम दोनों बहुत परेशान हैं। अगर हमें बच्चा नहीं हुआ तो हम अपनी तीसरी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे भगवान ने ही तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है, वरना मैं तुम्हें जानती थोड़ी थी। और वैसे भी इन बातों का अब समय नहीं है। ये लो प्रसाद और जाकर इसे घर में रख देना, और जैसे ही रात के 12 बजे उठकर इसे खा लेना, और ये बात घर में किसी को मत बताना। प्रसाद देने के बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। सीमा और सुमन बहुत खुश होते हैं। दोनों घर आ जाती हैं और वो प्रसाद किचन में रख देती है। ऐसे ही रात के 12 बजे दोनों की आंख लग जाती है। तभी मनोज रसोई में जाता है और वो प्रसाद उठाकर खा लेता है और कहता है, बड़ा ही गजब का प्रसाद था यार। खाने के बाद पेट भारी भारी सा लग रहा है, लेकिन टेस्टी था प्रसाद। लेकिन प्रसाद को किचन में किसने रखा? खैर छोड़ो, जिसने भी रखा हो, भूख तो लग रही थी और वो मिट चुकी है। अब आराम से जाकर सोऊंगा। तभी वहाँ पर सीमा और सुमन आ जाती हैं। वो दोनों देख लेती हैं कि प्रसाद मनोज ने खा लिया है। वो दोनों मनोज पर चिल्लाते हुए उससे कहती है, अरे ये क्या किया आपने? आपने प्रसाद क्यों खाया? अरे कुछ भी खाने से पहले पूछ तो लिया होता हमसे। अरे इतना क्यों भड़क रही हो? परेशान था, खा लिया तो क्या हो गया? ये कोई आम प्रसाद नहीं था, दरअसल ये चमत्कारी प्रसाद था। इसे खाने के बाद हम दोनों कुछ ही महीनों में माँ बन सकते थे, और ये प्रसाद आपने खा लिया। पागल औरत, मैं इन चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। प्रसाद खाने से कोई माँ बनता है क्या? अगर मैंने प्रसाद खा लिया तो इसका क्या मतलब है? मैं बाप बन जाऊंगा? और हाँ, अगर सच में चमत्कारी प्रसाद है तो मैं कुछ ही महीनों बाद प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। गजब पागल हो तुम भी। अरे कोई लॉजिक है इस बात का? प्रसाद का प्रेगनेंसी से क्या कनेक्शन? चलो सो जाओ अब। इस तरह से वो सभी जाकर सो जाते हैं। यूं ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। अचानक से मनोज की तबीयत खराब होने लगती है और धीरे धीरे उसका पेट भी निकलने लगता है। ये देखकर मनोज को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि मनोज के पेट में 2 बच्चे हैं। ये देखकर सीमा और सुमन समझ जाती है कि वो उसी चमत्कारी प्रसाद का असर है। तभी सुमन मनोज से बोलती है, देख लिया नतीजा? आपने मजाक में लिया था ना हमारी बात को। आप लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग तो हमारा मजाक बनाएंगे ना। तुम पागल हो क्या? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बच्चा मैं पैदा करूं या तुम, बात तो एक ही है। बच्चा होगा तो हमारा ही ना। और ये जो तुम 4 लोगों की बात कर रही हो ना, ये कुछ दिन तक ही बोलते हैं, उसके बाद भूल जाएंगे कि कब क्या हुआ था। इसलिए टेंशन मत लो और अब मेरा अच्छे से ख्याल रखो। इस तरह से दोनों पत्नियां अपने पति का अच्छे से ख्याल रखती है और देखते ही देखते मनोज का 9वां महीना लग जाता है, जहां वो बहुत ही सुंदर से बच्चों को जन्म देता है। प्रिया अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करती थी, जो कि एक लोहे के चूल्हे पर खाना बनाती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया खाना बना रही होती है। उसको लोहे के चूल्हे पर मेहनत करके खाना बनाते देख उसका पति वीरेंद्र उससे कहता है, प्रिया, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस लोहे के चूल्हे पर खाना बनाने में। ये लोहे का चूल्हा जल्दी जलता भी नहीं है। तुम्हारे हाथ दुख जाते होंगे इसे बार बार चलाने में। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोहे का चूल्हा उस मिट्टी के चूल्हे से तो काफी अच्छा है। इसे मैं अपने हिसाब से कहीं भी उठाकर रख देती हूँ। मिट्टी का चूल्हा तो कभी भी आंगन से घर में नहीं आ सकता, और जब भी बारिश होती है तो वो चूल्हा खराब हो जाता है, और अब तो लकड़ियाँ भी नहीं मिल पाती जल्दी। तुम चाहे कितनी ही परेशान क्यों ना हो, तुम मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। इतना बोलकर वीरेंद्र खाने के लिए बैठ जाता है, और तभी प्रिया की सास प्रिया के बेटे राजू को स्कूल से लेकर आती है। घर आते ही राजू अपनी मम्मी पापा को देखकर रोने लगता है और उनसे छाते की जिद करता है। पापा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। पहले मुझे छाता दो। मैं बिना छाते के स्कूल नहीं जाने वाला हूँ और ना ही आने वाला हूँ। मुझे धूप में स्कूल नहीं जाना। देख ले बेटा, तेरा बेटा कितना जिद्दी होता जा रहा है। पूरे रास्ते इसने मुझे तंग कर दिया। मुझ बुढ़िया के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं कि धूप में तेरे बेटे को स्कूल से घर ला सकूं। राजू बेटा, तू ऐसा क्यों करता है? दादी की तबीयत खराब रहती है, वे बूढ़ी हो चली है। तू दादी को क्यों परेशान करता है? राजू बेटा, तू तो मेरा प्यारा बेटा है ना। तू अपने पापा की परेशानी को नहीं समझेगा तो फिर तू मेरा राजा बेटा कैसे बनेगा?
तुझे छाता चाहिए ना? मैं बहुत जल्द तुझे छाता ला कर दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? आखिर आप इसे छाता कहाँ से दिलाएंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं है, और अगर हम उन पैसों को भी छाते जैसी चीज लेने में बर्बाद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? प्रिया तुम शांत हो जाओ। राजू अभी छोटा बच्चा है और वो सही तो कह रहा है। बाहर देखो कितनी धूप है। वीरेंद्र प्रिया को समझाता है और प्रिया की नाराजगी खत्म कर देता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और लोहे का चूल्हा खराब हो जाता है, जिस वजह से उनके घर में एक दिन खाना नहीं बन पाता। और ना चाहते हुए भी प्रिया एक बार फिर से मिट्टी का चूल्हा बनाती है, पर मिट्टी के चूल्हे को बनने और सूखने में काफी टाइम लग जाता है। रात को थका हारा जब वीरेंद्र घर आता है तो वह देखता है कि आज उसके घर में चूल्हा नहीं जला। प्रिया क्या घर का अनाज खत्म हो गया है? अब तक तुमने चूल्हा क्यों नहीं जलाया? बेटा चूल्हा खराब हो गया है, इसलिए बहू ने मिट्टी का दूसरा चूल्हा बनाया है। पर तू तो जानता है ना कि मिट्टी के चूल्हे को सूखने में टाइम लगता है, और मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जंगल भी नहीं जा सकती। अब बहू को ही जाना होगा लकड़ी लाने के लिए, ताकि 4 ईंट जोड़कर आज घर में चूल्हा जल सके। कोई बात नहीं माँ, आप आराम करो। प्रिया तुम घर पर ही रहो, जंगल से मैं लकड़ियाँ ला देता हूँ। नहीं जी, आप घर में ही रहिए, मैं जंगल से लकड़ियाँ ले आती हूँ। आप वैसे ही इतनी धूप में मेहनत करके रात को घर आते हैं और आते ही फिर जंगल जाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतना बोलकर प्रिया लकड़ी जमा करने के लिए जंगल में चली जाती है और उसकी नजर एक बेजान लोहे के चूल्हे पर पड़ती है, जो दिखने में अब भी काफी नया था। ये लोहे का चूल्हा किसने फेंक दिया? ये तो बिल्कुल नया है, इसे जलाकर देखती हूँ, क्या पता सही हो। अगर ये सही होगा तो मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊंगी। इतना बोलकर प्रिया जैसे ही उस लोहे के चूल्हे को हाथ लगाती है, ये लोहे का चूल्हा हवा में उड़ने लगता है और अचानक से बोलने लगता है। शुक्रिया, तुमने मुझे काली परी की बुरी शक्तियों से आजाद किया। उस काली परी ने मुझे श्राप दिया था, जब से मुझे श्राप मिला तब से मैं इस जगह पर एक लाश की तरह पड़ा हूँ। हे भगवान, ये कैसा जादुई चूल्हा है? पर उस काली परी ने तुम्हें श्राप क्यों दिया था? क्योंकि मैं एक जादुई चूल्हा हूँ और मैं परीलोक में सभी परियों की मदद करता था। पर जब काली परी की नजर मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे मांग लिया, पर परियों ने मुझे देने से मना कर दिया। फिर काली परी ने एक शर्त रखी और वो ये शर्त जीत गई, पर फैसला मेरे हाथ में था कि मुझे किसके पास जाना है। तो मैंने परी लोक को चुना, इसलिए काली परी ने गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया कि मैं एक बेजान चूल्हा बनकर जंगल में रहूंगा और तब तक मृत रहूंगा जब तक कोई गरीब और साफ दिल की औरत आकर मुझे ना छू दे। आज तुमने मुझे छुआ और मैं पहले की तरह सही हो गया। मुझे खुशी है, मेरी वजह से कोई तो आजाद हुआ। अच्छा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए। आज मेरे घर में चूल्हा नहीं जला क्योंकि मेरा लोहे का चूल्हा खराब हो गया है और मिट्टी का चूल्हा अब तक पूरी तरह से सूखा नहीं है। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि परिलोक से मेरा वास्ता टूट गया है और पता नहीं वो वास्ता कब बनेगा। इसलिए जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रिया ने जादुई चूल्हे को काली परी के श्राप से आजाद किया था, इसलिए जादुई लोहे का चूल्हा प्रिया के साथ उसके घर जाता है। और जब प्रिया के घर वालों को उस जादुई चूल्हे के बारे में पता चलता है तो वह सब हैरानी के साथ उस जादुई चूल्हे को देखते हैं। पर तभी राजू उस जादुई चूल्हे के सामने आता है और रोते हुए उससे कहता है, तुम तो बहुत अच्छे और शक्तिशाली हो, मुझे एक छाता दे दो, मुझे छाता चाहिए। सब बच्चे स्कूल में छाते में घर जाते हैं, उन्हें धूप नहीं लगती, बस मैं ही धूप में आता हूँ। हे जादुई चूल्हे, हम नहीं जानते तुम्हारा साथ हमारे साथ कब तक है, पर मेरे रोग को खत्म कर दे ताकि मैं भी अपनी बहू बेटों की मदद कर सकूं। माँ, राजू बेटा, आप सब क्या कर रहे हो? जादुई चूल्हा कुछ दिनों का ही हमारा मेहमान है, फिर वो परिलोक चला जाएगा और मेहमानों से कुछ मांगा नहीं जाता। अरे वीरेंद्र, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, बल्कि तुम लोगों का मुझ पर एहसान है, इसलिए मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा।
इतना बोलकर जादुई चूल्हा हवा में उड़ने लगता है और गोल गोल नाचने लगता है। देखते ही देखते राजू को उसका छाता मिल जाता है और प्रिया की सास की बीमारी खत्म हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर प्रिया का छोटा सा घर एक आलीशान बंगले में बदल जाता है, जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। और राजू के घर में एक आदमी आता है जो उसे अपने काम के लिए रख लेता है। पल भर में इतना सब कुछ पाकर प्रिया और उसके परिवार के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे जादुई चूल्हे को धन्यवाद करते हैं। तुमने हमारी बहुत मदद करी है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें अपनी बच्ची की तरह पालूंगी। शुक्रिया, पर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, इसलिए आज की पार्टी मेरी तरफ से। इस तरह से जादुई चूल्हा कुछ दिनों तक प्रिया के पास रहता है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। वे अपने जादू से प्रिया के पूरे घर को अनाज और पैसों से भर देता है और जैसे ही उसे परीलोक का सिग्नल मिलता है, वे प्रिया का साथ छोड़कर परीलोक में वापस चला जाता है।